बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अल-अदना और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप सबको जुम्मा मुबारक हो और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। वैसे तो जंगें कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती, पाकिस्तान कभी भी जंग का कायल नहीं रहा, लेकिन बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त का मज़ा चखाने का जो मज़ा है उसको अगर सेलिब्रेट ना किया जाए तो फिर वो फीका पड़ जाता है। तो पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में भारत ने जो कुछ देखा वो हमारी मजमूई ताकत का 10 से 15% था। जी हाँ, और मार्का हक में हमने सिर्फ एक किस्त दिखाई है। अगर भारत को कोई शक है तो अगले पिछले दिनों जो दोनों सिंदूर की तैयारी थी वो कर ले, और वो सिंदूर जो वो कहते हैं कि अभी भी सिंदूर 2 जारी है। अगर वो चाहते हैं इसका जवाबी वार फिर से देखना तो यकीनन वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। हम भी तैयार, हम तब भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं कि किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दे सका और ये पूरी दुनिया ने देखा कि भारत दहशतगर्दी का ड्रामा रचाता है, उसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और उसका इल्ज़ाम बगैर किसी तस्दीक के, बगैर शहादतों और गवाहियों के डायरेक्टली पाकिस्तान पर रख दिया जाता है। इससे पहले कि उनकी फोर्सेस वहाँ पर पहुँचती और इसकी तहकीकात होती, उससे पहले ही पाकिस्तान पर रख दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि ना तो वो जंग के हक में है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए इस तरह के दुश्मन की जानिब से तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल रखता है। और जो भारतीय सियासतदान है वो सियासतदान कम है, जंगजू ज्यादा हैं, और मूवीज के अंदर जो अपनी बहादुरी वो दिखाते हैं उन्हीं तक वो महदूद हैं। भारत को नसीहत है कि सच बोलना सीखे। 2 जोहरी रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है, ये कहना था DGISPR का। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, तस्लीम शुदा आलमी मामला है। भारतीय फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया है। और जिस तरह से हम बार बार बात करते हैं, हमारी अफवाज भी ये बात करती है, हमारी सियासी क़यादत भी ये बात करती है कि आइंदा भी अगर कोई हिमाकत हुई तो उसका इससे बदतर जवाब दिया जाएगा। जी, और इस पर मार्का हक पर एक पैकेज तैयार किया गया हमारी टीम की जानिब से। पहले वो देखते हैं, उसके बाद हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर मुनव्वर हसन माहिर आलमी अमूर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के बाद। DGISPR की गुफ्तगू आपने सुनी है। मार्का हक की तारीखी कामयाबी और भारत की ज़िल्लत आमेज़ हज़ीमत और शिकस्त का 1 साल मुकम्मल हुआ, इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब और डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये तो दुश्मन भी बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका कि वो डायरेक्टली हमारे साथ पंगा नहीं ले सकता, उसका उसने नतीजा और शर्मिंदगी 1 साल तक बर्दाश्त की और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करता है अफ़गान तालिबान के ज़रिए, और फिर पानी को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की ये मज़मूम कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस पर क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका इन्वाइट करने का। पहली बात तो ये है कि मैं एक मिलिट्री कोटेशन से बात शुरू करूँगा। जी ज़रूर। जिसको अंग्रेज़ी में ये कहते हैं कि इफ़ यू नो योर एनिमी and know yourself, you need not to fear the 100 battles। तो हम इंडिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम उसकी कैपेबिलिटीज़ को भी जानते हैं, हम उसकी इंटेंशंस को भी जानते हैं, हम उसके फ्यूचर प्लान्स को भी जानते हैं। क्योंकि हम समझते हैं, पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप ये समझती है कि ये एक कांस्टेंट थ्रेट है हमारे लिए फ्रॉम द डे दैट वी गॉट द इंडिपेंडेंस, और हम उसके लिए हमेशा से तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। इंडिया ने हमें हमेशा जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद जो कि हमने ब्रिटिश क्राउन से ली थी, ये समझा कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर लेंगे इकोनॉमिकली, मिलिटरली, तो पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा और फॉल बैक करेगा वापस इंडिया के ग्रोथ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर्स थे, कायद आज़म और उसके बाद जो सक्सेसिव लीडर्स रहे हैं,
वो ठीक है, अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हमारी रही हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी रही हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पे सब कंसेंसस में थे, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के, इंडिया को है के हेजेमोनिक डिजाइन्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करना। कश्मीर बिल्कुल। पाकिस्तान का हिस्सा है, रहे है, था और बिल्कुल रहेगा। शेरग है पाकिस्तान की और कश्मीर, और इसको अब हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया अब तो तस्लीम करने लगी है कि ये एक आलमी मसला है और इसका हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए। जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो, हम उसे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, मोदी सरकार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और उसकी चालों को, उसकी साजिशों को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन शायद भारत पाकिस्तान को अच्छे से समझ नहीं पाया, पाकिस्तान को अच्छे से जानता नहीं था, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को, मिलिट्री लीडरशिप को शायद वो मिसअंडरस्टैंड कर गया, या फिर उसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। क्योंकि जो पाकिस्तान 1965 में था या 1971 की जंग में था, शायद वहाँ पर पाकिस्तान नहीं खड़ा था और ये भारत को नहीं पता था, और पाकिस्तान अपने आप को हर तरह से, हर लिहाज से बर्तरी हासिल कर चुका था और इस काबिल के वो जंग लड़ सकता था। अब अगर हम आ जाएं दूसरी तरफ, हमारे साथ ही मुनव्वर हसन साहब भी मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी भी हम देख रहे थे, DGISPR कहते हैं कि इन्होंने जो नाम रखा वो सिंदूर, कोई मर्दाना नाम रख लेते, एक तो खवातीन वाला नाम रखा, लेकिन उस सिंदूर को जिस तरह से हमने विधवा में बदला है, जिस तरह से हमने उस सिंदूर को उजाड़ा है, तो अब नाम लगता है कि सही जचता भी है इनके ऊपर। सिंदूर 2 की वो बात करते हैं, DGISPR ये कहते हैं कि अगर उनमें इतनी सकत है और वो सिंदूर 2 अभी भी जारी रखे हुए हैं तो कुछ मिस एडवेंचर करके देख लें उसका जवाब क्या मिलता है। आपको लगता है कि भारत अब इन छेड़खानियों से निकलकर, जो कि प्रॉक्सीज वॉर के तौर पर वो लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, या फिर पानी बंद करके हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं जारहियत, इसके अलावा भी कोई छेड़खानी कर सकता है? किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर भारत अब करने की जुर्रत करेगा? पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को और आपके मेहमान को सुबह बखैर, बहुत बहुत सलाम। देखिए, भारत को हमें समझने की ज़रूरत है। भारत के अंदर इस वक्त हिंदुत्व है और इस हिंदुत्व के पीछे उसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है मुदित्व, वो मौजूद है। और खुद भारत के अंदर जो रहने वाले स्कॉलर्स हैं, लाइक भाटिया जैसे लोग, जिन्होंने किताब लिखी रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये हिंदुत्व का फलसफा किस तरह भारत को खा रहा है। और बाहर जो बैठे हुए स्कॉलर्स हैं, लाइक जेफर लोड जैसे जो फ्रेंच नोन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी लिखा कि ये भारत के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो भारत को तबाही की तरफ ले जा रही है, किस तरह से माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। अब इस मुदित्वा फिलॉसफी के पीछे जो असल फलसफा है वो चाणक्य का है, वो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है, जिसका मकसद है कनिंग डिप्लोमेसी करें, डिसेप्शन दें और इमोरल यूज ऑफ पावर इस्तेमाल करें। तो यही वजह है कि आपको भारत के अंदर रिएक्टिव रिपल्सिवनेस और रिप्रेसिवनेस नजर आती है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान के हवाले से तो सैयद मुशाहिद हुसैन साहब हमेशा कहते हैं कि उनकी 3D पॉलिसीज हैं, डेमोनाइजिंग, डिस्टेबलाइजिंग एंड डिट्रैकिंग पाकिस्तान फ्रॉम द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ये आज का मामला नहीं है, ये जो अखंड भारत है, ये कल भी नेहरू ने जब किताब लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 के अंदर, तो ये उसके अंदर भी ये आइडिया मौजूद था कि ब्रिटिश एम्पायर जहां जाएगी उसको इंडिया फिल करेगी, उसको इंडिया रिप्लेस करेगा। लेकिन वो जो फलसफा था वो सेकुलरिज्म पे था, और जो मोदी का इंडिया है वो हिंदुत्व के ऊपर खड़ा हुआ है और जिसने खुद इंडिया को टूटने की तरफ ले गया है। जहां तक पाकिस्तान का मामला है, तो लगता ये है कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी पे वो आमादा है और वो आमादा रहेंगे। उनके जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, जिस तरह रमेश पवार टाइप और रिटायर्ड मेजर, और उनके अमित शाह, कई दफा उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हम अफगानिस्तान के थ्रू जाएंगे, और इसमें भारत अकेला नहीं है, इसके अंदर इजराइल भी मौजूद है। इंडिया उनको फाइनेंशियल हेल्प देता है और इजराइल उनको टेक्निकल हेल्प देता है ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें और ईरान को भी साथ साथ टारगेट किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पाकिस्तान का मीडिया
एकेडेमिया, फॉरेन ऑफिस, आपको भारत के खिलाफ हमेशा एक आवाज और एक जान नजर आते हैं। और इनका फलसफा ये है कि ये जमीन का टुकड़ा, ये सब्ज परचम, हिलाली जो है, हिलाली परचम जो है, जी। ये जो वतन है, ये जो मट्टी है, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये अहद है, ये हमारा ईमान है। बेशक। और कोई भी मेली आंख इस तरफ आएगी तो उस आंख को हम फोड़ देंगे। आपने 65 और 71 की जंगों का जिक्र किया, अगर उसकी तारीख में चाहें तो 65 के अंदर अगर अमेरिकन इंटरवीन नहीं करता तो हम दिल्ली तक पहुंच चुके थे, पहुंच जाते हम विद इन अ मंथ। और 71 में आप मानिक शाह की स्टोरी पढ़ें, वो लिखता है कि द वे पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिस तरह ब्रेवरी के साथ लड़े, कहता है ये अनप्रेसिडेंटेड है इन द वॉर, इन द हिस्ट्री ऑफ वॉर। बिल्कुल सही तो कहा। मेरा ख्याल है कि हमेशा पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, और आने वाले दिनों में फर्दर जवाब देंगे, बिकॉज इंशाल्लाह, हमारा इंशाल्लाह। फलसफा ये है। बिल्कुल। अच्छा जाकिर साहब, हमारा आपके फलसफा- ख्याल में, बिल्कुल आपने ठीक कहा मुनव्वर हसन साहब। अच्छा जाकिर साहब, आपके ख्याल में ये जो मल्टी डायमेंशनल फतह पाकिस्तान ने हासिल किया है, सिर्फ अस्करी महाज में नहीं, एक तो ये कि हमला करने वाले के पास ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि वो फैसला कर लेता है उसने कहाँ पर किस कुव्वत के साथ हमला करना है। जवाब देने वाले के पास निस्बतन ऑप्शंस कम होती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह के सरप्राइजेस दिए, दुश्मन शशदर रह गया। फिर हमारी जो डिप्लोमेसी रही है, जो हमारी सिफारतकारी रही है, जिस तरह से पूरी दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया और उनके झूठ को बाय करने से इनकार कर दिया। फिर हमारे मीडिया का जिम्मेदाराना किरदार, हमारी आवाम जिस तरह से शाना बशाना अपनी पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत के साथ खड़ी रही। हमने देखा कि हमारे जवान राइफल्स लेके ड्रोन्स को निशाना बनाते रहे, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। दूसरी तरफ भारत, जो कि आइडियोलॉजी के लिहाज से भी इजराइल की तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं उनको कॉपी करता है, उनके ड्रोन्स इस्तेमाल करते रहे, उनके जवान वहाँ पे आके उन्हें ऑपरेट करते रहे। इसके बावजूद इस कदर इबरतनाक शिकस्त। तो ये तमाम महाज जो हैं, आइंदा जिस तरह से आपने कहा कि हम तो भारत को समझते थे, वो हमें अब समझ पाए होंगे कि हम किस कुव्वत के साथ और किस सलाहियत के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, 5 गुना छोटे होने के बावजूद भी। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके लिए हमें जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसको समझने की ज़रूरत है, हिंदुत्व को समझने की ज़रूरत है और ज़ियोनिज़्म को समझने की ज़रूरत। जो अभी इस वक्त साउथ एशिया में चल रही है, वेव चल रही है, इसमें आप देखें कि पूरे साउथ एशिया में इंडिया इज़ ट्राइंग टू डोमिनेट each and every neighboring country, whether it is Bhutan, Nepal, बांग्लादेश, Pakistan, even China। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि वो कुछ फॉरेन अलायंस करे, जिसमें इजराइल और इंडिया का हिंदुत्व जो पॉलिसी है, जो कि एक पॉलिटिकल मिलिट्री अप्रोच है, वो बहुत कोइंसाइड करती है। तो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। जैसे इजराइल चाहता है कि वो अरेबियन पेनिनसुला को कंट्रोल करे, इसी तरह इंडिया चाहता है कि वो जो है वो साउथ एशिया को कंट्रोल करे। और आपने देखा कि जब मोदी ने विज़िट किया था इजराइल को रिसेंटली, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा था कि वी आर द सिस्टर कंट्रीज और हम हमारे इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं। इसी तरह जो है वो अपनी मिलिट्री अलायंस भी उसके साथ उनकी बहुत हैं, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने मार्का हक में और ऑपरेशन सिंदूर में हमने काफ़ी इजरायली टेक्नोलॉजीज़ इंडिया की तरफ से देखी कि जी वो उनका इस्तेमाल किया गया। तो ये अलायंस तो दुनिया में बनते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात की कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, डर नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं और पाकिस्तानी अवाम हैं, वो अल्लाह ताला पे यकीन करते हैं। पाकिस्तान इसलिए बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारा ये जो इस्लामिक मुल्क है और जो हमारा मकसद है इसका, वो टू नेशन थियरी पे बेस करके बना।
दुरुस्त। तो टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि जी हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग नेशंस हैं, उनको उनको अलग-अलग होने का हक हासिल है, और ये चीज़ ब्रिटिश क्राउन ने भी रियलाइज की, और दैट इज़ वाई उन्होंने वो पार्टीशन। जहाँ आपका जो तीसरा सवाल था वो ये था कि जी इंडिया जो है वो क्यों इस चीज़ को रियलाइज नहीं करता। रियलाइज इसलिए नहीं करता कि जैसे मेरे कोलीग्स ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि वो हर दफा इससे पॉलिटिकल गेन्स लेना चाहता है, जी हिंदू हाँ। पॉलिसी से भी। और आपने देखा कि जी पिछले चंद सालों से जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, और फिर पाकिस्तान को उसके जो है वो एक वार के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने जब ये देखा कि जी दिस इज एनफ, this has become a routine, so we must give a response, a credible and professional response। आपने देखा कि हमने जो रिस्पांस दिया वो बड़ा मैयड था। बड़ा ही इट मैयट वाज था। ऑल इन फुल स्पेक्ट्रम रिस्पांस था। हमने 21वीं सदी के लिए इंशाल्लाह ये जो हमारा मार्का हक है ये टेक्स्ट बुक में कल को पढ़ा जाएगा कि जी जी हाँ। 21वीं सदी में दुरुस्त। हमारी जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, अगर इन केस ऑफ वॉर होती है तो उसको कैसे कंडक्ट करना है, बिल्कुल। कैसे उसको कंट्रोल करना है, और कैसे इन्होंने इसको न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रखना है। तो दुरुस्त। और जिस तरह इंडिया आप भी कह रहे हैं कि बड़ा बर वक्त ले जवाब आया दिया ये। है ब्रिगेडियर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह से उनके तैयारे फ़ज़ा में मौजूद थे और जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी शाहीनों ने वहाँ पर राफ़ेल जो कि नाकाबिले तस्हीर समझे जाते हैं, नाकाबिले शिकस्त समझे जाते हैं, उनको जिस तरह से लॉक किया और विद इन सेकेंड जैसे ही उन पर अटैक किया, ये छोटी बात नहीं थी। एक तो हमारी स्ट्रेटजी, हमारी हिकमत अमली बहुत ही बेहतरीन रही। वक्त का तयन करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि किस वक्त उन्हें उन पर अटैक करना है, किस वक्त उन्हें जवाब देना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और फिर जिस तरह से हमने S-400 उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने लम्हों में तबाह किया है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की बेहतरीन स्ट्रेटजी और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी हिकमत थी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ दूसरे एंगल से बात करें, भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर गलतियाँ भारत की जानिब से हुई हैं या भारत ने कहाँ कहाँ पर लूप होल्स थे जो जिन पर काम नहीं किया। एक तो वो राफ़ेल के बारे में तो मोदी सरकार खुद कहते थे कि अगर हमारे पास राफ़ेल होते, ये अभिनंदन का वाक़या जब पेश आया था तो वो कहते हैं कि तब हम पाकिस्तान को बताते। लेकिन अब तो राफ़ेल भी मौजूद थे लेकिन राफ़ेल भी कुछ नहीं कर पाए। क्या वजूहात थी? क्या उनकी ट्रेनिंग वो नहीं थी? जो उनके पायलट्स थे वो महारत नहीं रखते थे उनको ऑपरेट करने की, कि हमने इतनी दूर से उनको लॉक भी कर लिया 200 फुट की दूरी पर, और फिर उनको वहाँ पर मार किलोमीटर की दूरी पर, और फिर उन्हें ना सिर्फ मार गिराया बल्कि लॉक करने के बाद मार गिराया भी। तो क्या समझते हैं कि उनके पास वो काबिलियत नहीं है जिससे वो ऑपरेट कर सकते थे? नहीं, I don't think so. As a professional veteran, I say कि इंडियन आर्मी बड़ी डिसिप्लिन्ड है, लेकिन 21वीं सदी के लिए लड़ाई के लिए तैयारी जो है वो शायद उसमें कुछ कमी थी, और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इसको एक्नॉलेज किया कि हमारे पास जो है वो जो काफ़ी अरसे से हम इंडियन गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि जी हमें अपना एयर फ्लीट चेंज करना है, जो कि पुराना हो चुका है, लेकिन ये नहीं है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है कि इसमें पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट इस मार्का हक में सामने आई वो ये थी कि जी लड़ाई अभी सिर्फ जो है वो ज़मीन पे या फ़िज़ा में या समुंदर में नहीं होगी। 21वीं सदी उससे बहुत आगे चली, जिसमें साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर,
और जो बाकी चीज़ें हैं, और इन सब को की नेटवर्किंग के लिए ये सारे एक साथ मिलके काम करें, जी। प्लस एआई जो कि आपको एक एडवांटेज देती है। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ मैन बिहाइंड द गन। जो पायलट बिल्कुल ठीक है आपने। S-400 को शूट करता है, इमेजिन करें कि उसका करज, उसकी कमिटमेंट, it's a matter of just a few of frictions of seconds. Either he or the system goes. तो वो ये डिसीजन लेता है कि जी नहीं, मैंने सिस्टम को डॉज भी करना है, मैंने अपने आप को बचाना भी है, सिस्टम को एंगेज भी करना है और हिट भी करना है। तो वो जो कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है, प्रोफेशनलिज्म है, वो प्रोबेबली दैट इज दी। तो मेरे ख्याल में जागीर साहब उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पड़ोसी की हालत जार पे तरस खाते हुए उसे सिखाना चाहिए, आगे लेके जाती है। तो आपके ख्याल में हमें थोड़ा सा उनकी मदद करनी चाहिए, जो इनकी हालत ज़ार है, जिस तरह से सुबकी उन्हें होती है, चाहे वो एयर शो हो या फिर एयर बैटल हो। आपके ख्याल में मुनव्वर हसन साहब, मैं दो चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि ये घिसा पिटा हुआ जो स्क्रिप्ट है, जो हर बार मोदी सरकार या भाजपा सरकार अपनाती है इलेक्शन के दिनों में, और कोई छेड़खानी की जाती है, ये कब तक चलता रहेगा? दूसरा, भारतीय अवाम से मुतल्लिक मैं जानना चाहूँगा, वो ट्रैप हो चुके हैं या फिर वो पूरी तरह से इस जाल में फंस चुके हैं जो कि मोदी सरकार ने बिछा रखा है? साथ में अमली तौर पे अगर देखा जाए तो ये सिर्फ भारत की तो नहीं, ये इजराइल की भी तो शिकस्त थी जो हमने मार्का हक में हासिल की है। इसका जवाब मैं आपसे लूँगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इन दोनों से चाहूँगा मुनव्वर हसन साहब से। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे, और अभी हम बात कर रहे हैं मार्का हक की और मिशन बनियानुल मरसूस की, जिसको कामयाबी से हमने अपने नाम किया है। और ये तारीख़ में रकम हो चुका है कि किस तरह से पाकिस्तानी शाहीनों ने फ़ज़ा में धाड़ते हुए अपने से 2 गुना भारी दुश्मन को नाकों चने चुभवाए। टेक्नोलॉजी से लैस दुश्मन को जिस तरह से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर अगर देखा तो ये आंखें नोच ली जाएंगी। यही जज्बा, यही हिम्मत और यही वलवला हमारी आवाम में भी है, हमारी कौम में भी है और हमारे जवानों में भी मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए, इस 1 साल को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि 1 साल हो गया और इसको हम जो उनका मिशन सिंदूर था जो नाकाम हुआ, उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मिशन सिंदूर उजाड़ने के नाम पे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान भी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाह जागीर साहब भी और डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब भी। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में जो सवाल मैंने मुनव्वर हसन साहब से भी जानना चाहा, हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, आपके ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शिकस्त तो नहीं है? जिस तरह से इजराइल ने भी उनका पूरा साथ दिया, तो इन दोनों मुल्कों को हमने एक साथ शिकस्त दी? देखें, जो हमने ये अल्लाह ताला ने हमें जो फतह नसीब की है, ये इसके डायनामिक्स बहुत वास्ट है। ऑल्दो वी वन अगेंस्ट द इंडियाज ओनली, बट इसके डायनामिक्स जो हैं 21वीं सदी में, it has a repercussion on South Asia, Middle East, and maybe far beyond, where when we talk of the security umbrella of Pakistan. तो जो इसको समझते हैं, जो इससे वाकिफ़ हैं और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, they know कि जी the message has been sent to the concerned quarters कि पाकिस्तान जो है वो एक आम स्टेट नहीं है जिसको के हुडविंग किया जाए, जिसके साथ well this message has been given to India loud and clear with credible evidence by downing 7 aircraft and 1 high-tech जो UAV था, जैसा कि कल हमारे एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, डिस्पाइट द फैक्ट इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आर स्टिल टोइंग द रॉन्ग नैरेटिव, जिसमें कि कल परसों आपने सुना कि जी इंडियन DGMO ने कहा कि हमने शायद 11 जहाज पाकिस्तान के लिए गिराए।
जी तो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप एंड मीडिया, दे आर ऑल अ पैक ऑफ लाइज। 21वीं सदी में जो भी चीज हवा में उड़ती है, फिजा में उड़ती है, उसका एक सिग्नेचर जरूर रहता है। दुरुस्त। तो पाकिस्तान ने तो जो 7 मारे हैं, उसकी एक्नॉलेज दुनिया भी कर रही है, उसकी बिल्कुल। हम भी और क्रेडिबल ना सिर्फ देना दुनिया चाह बल्कि रहे हैं, सुपर पावर दे के रहे हैं। सदर बार बार करते हैं ब्रिगेडियर साहब, वो बार बार इशारों में बताते हैं। हमने तो 3 राफेल गिराए थे, वो 6 राफेल उनको गिनवाते हैं, कभी 8 बना देते हैं। बहरहाल ये जो इस वक्त दुनिया के ऊपर हमने सबकत हासिल की है, ना सिर्फ इंडिया पे बल्कि पूरी दुनिया को हमने बताया है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें भारत की गलत फहमियों की, या भारत ने जिस तरह से ये मिस एडवेंचर किया, एक तो वो अपने इलेक्शन जीतना चाहते थे, मुनव्वर हसन साहब आपकी तरफ आऊँगी, और दूसरा शायद वो उन्हें ये भी लगता था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी लीडरशिप जिस तरह से इंतशार का शिकार है, जिस तरह से सियासी गहमा गहमी है या सियासी इंतशार चल रहा है, उसमें अवाम भी टूट फूट का शिकार है और शायद अलाइन नहीं है। तमाम जो अवाम है, हमारी अस्करी क़यादत है, हमारी सियासी क़यादत है, वो एक पेज पर भी नहीं है, इसलिए इन पर अटैक करना ज़्यादा आसान होगा। जब कोई टूट फूट का शिकार होता है तो उसको शिकंजे में लेना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन ये भी गलत साबित हो गया यहाँ पर भी भारत, और जिस तरह से हमारे DGI SPR बड़े वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कि हमारी अवाम फ़ौज के साथ नहीं खड़ी और फ़ौज अवाम के साथ नहीं खड़ी, तो ये गलत तासुर है। हमारी अवाम फ़ौज के साथ मौजूद है और फ़ौज अवाम के साथ मौजूद है, और एक ही पेज पर है हम। जब कोई मुल्क एक पेज पर होता है, उसकी अस्करी, सियासी और क़यादत और अवाम, तो फिर किस तरह का जवाब मिलता है, इस पर थोड़ा सा आपकी वो जानना चाहूँगी राय। और भारत इलेक्शन बार बार, क्योंकि इलेक्शंस का तो सामना उन्हें बार बार करना पड़ेगा, और क्या हर बार इसी तरह से पाकिस्तान को या हिंदू मुस्लिम दुश्मनी को हवा देकर इलेक्शन जीते जाएंगे या वोट हासिल किए जाएंगे? जी मुनव्वर हसन साहब। डॉक्टर साहब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं, मेरी आवाज आपको नहीं आ जी रही? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है। एम आई ऑडिबल जी? जी जी मेरा ये कहना है कि जो भारत का पाकिस्तान के हवाले से जो भारत की अंडरस्टैंडिंग है, वो इग्नोरेंस के ऊपर है। दे आर मिसिंग द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो तारीख है, पाकिस्तान का जो नजरिया है, और पाकिस्तान की लीडरशिप की जो तारीख है, स्पेशली कि जो भी लीडर आया ABC, लेकिन सब ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। इनफैक्ट पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। अपने जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ हों या किसी और मुल्क के साथ हों, लेकिन हमने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में जब ईरान इराक जंग चल रही थी, तो अमेरिकन ने कहा कि अपना बॉर्डर आप यहाँ से भी जंग के लिए खोलिए, ईरान के खिलाफ एक और पास खोलिए। हमने क्लियरली मना कर दिया था, ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है। और फिर इसी तरीके से जो हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, उस पे भी हमने जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, देखिए, राइट मैन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ये पाकिस्तान में मौजूद था, ये भारत के अंदर मौजूद नहीं था। और भारत के अंदर जो प्रोफेशनल ओपिनियन आ रही थी रिगार्डिंग वॉर स्ट्रेटेजी, उसको नरेंद्र मोदी कंसिस्टेंटली उसका इनकार कर रहे थे। यही तो वजह थी कि 4 की कमांडर्स ने रिजाइन किया या उन्हें साइडलाइन किया गया। और तारीख गवाह है कि जब भी आप प्रोफेशनल ओपिनियन का इनकार करते हैं, आप जंग में शिकस्त खाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एटले ने इनकार किया था अपने आर्मी चीफ का 1956 स्वीज कैनाल के अंदर, एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से हिटलर ने अपने जो की जनरल से, स्पेशली जनरल रोमेल, उनकी ओपिनियन को उन्होंने नजरअंदाज किया रशियन महाज के ऊपर। फिर हमने देखा कि जर्मनी को शिकस्त उसका मुकद्दर बन गई। और इसी तरीके से इस वक्त जनरल डैन कैन ने जो प्रोफेशनल ओपिनियन दी थी, उसे साइडलाइन किया गया। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ ईरान के महाज पे हो रहा है, मोदी ने अपनी जो आर्मी के जो की कमांडर्स थे, उनका इनकार किया और लिहाजा शिकस्त उसका मुकद्दर बन गई। इससे अगली बात मैं ये कहूंगा, देखें, जहां तक भारत का मामला है, तो मैं एज अ पाकिस्तानी क्या बात करूं, मैं भारतीयों की बात करता हूं। अभय शुक्ला ने एक किताब लिखी है, डिसअपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डिसमेंटलिंग ऑफ अ नेशन, ये फरवरी 2024 में पब्लिश हुई है। लिटरली इंडिया में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं।
अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो अल्टरनेटिव ओपिनियन क्रिटिक आपके पास अगर नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा ग्रे एरियाज आपके क्या है। इस वक्त तो एक ऐसी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इलीट ने कब्जा किया हुआ है जो कि लोगों को मजहब का चूरन बेचकर जो सियासी ताकत है और माशी ताकत है उस पर काबिज हैं। अंबानी और अडानी इसको ही फायदा हो रहा है ना, आम इंडियन को तो इकोनॉमिकली फायदा नहीं हो रहा। इजराइल के साथ भी ताल्लुकात है तो उन्हीं की इन्वेस्टमेंट वहां पे नजर आ रही है। दूसरी किताब उन्होंने लिखी है होली काउज एंड लूज कैनन, द डफर जोन क्रॉनिकल्स। उनका ये मानना है कि जो भारत के अंदर जो ये मुद्दतवा है इसने एक ऐसा डफर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है, एक डफर जोन क्रिएट किया नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में, जो कि इंडियन जो इंजन है इकोनॉमी का साउथ इंडिया वहां तक ये फैलता चला जा रहा है और ये आखिरकार इंडिया को डूबने की तरफ ले जाएगा। और इसके बारे में खशवत सिंह ने, जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान के भी राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने 2003 में एक किताब लिखी थी एंड टू द इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया था अगर यही रविश जारी हुई तो इंडिया टूट फूट का शिकार रहेगा। और फिर लास्ट पॉइंट में आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि जितनी भी बीजेपी के अंदर रैशनैलिटी के ऊपर बेस रखने वाली लीडरशिप थी, जैसे जसवंत सिंह थे, जैसे खशवत सिन्हा थे, जैसे मिसाल के तौर पे अजय पाल थे, इन सबको साइडलाइन कर दिया। अब एक अनपढ़ जाहिल लीडरशिप ने कब्जा कर लिया है और वो पॉलिसी बना रही है। न वो मिलिट्री की सुनते हैं, न वो किसी अपोजिशन लीडर की कोई जो अकल पे मबनी और ग्राउंड रियलिटी पे मबनी कोई बात होती है, न उसको खातिर में लाते हैं। और विद इन देयर ओन रैंक्स अगर कोई अच्छा मशवरा आता है तो उसे भी नजरअंदाज करते हैं, फकत अपने जाती पेटी इंटरेस्ट के लिए, जिसे हॉब्स कहता है कि एक इंडिविजुअल हमेशा अपने पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। बिल्कुल सही है। अच्छा, लास्टली डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से अब 1 साल तो हो चुका और मुसलसल हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया जाना, बार बार ट्रॉल करना, और वो भारत जो कि हमें तनहा करना चाहता था सिफारती तौर पे, आज वो इजराइल के साथ एक कोने में लग के खड़ा है और कोई उन्हें घास नहीं डाल रहा। खासतौर पे इस खित्ते में एक बड़ी जंग को रुकवाने में भी पाकिस्तान का किरदार है, सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो हमें दुश्मन को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए या हमें उनका असल चेहरा मुसलसल दिखाते रहना चाहिए पूरी दुनिया को, क्योंकि इंटरनली तो वो उसके जो माइलेज है उसका जो फ़ायदा वो हासिल कर रहे हैं इंतखाबात में जीत की सूरत में, लेकिन इंटरनेशनली कोई और शरारत ना हो। कश्मीर का मुद्दा भी हाईलाइट होना चाहिए। जी हाँ, आपने बजा फरमाया। देखें, भारत तो आइसोलेट है विद इन सब कॉन्टिनेंट, बल्कि सब कॉन्टिनेंट क्या, बियॉन्ड द रीजन इन वेस्ट एशिया एज वेल, इन ईस्ट एशिया एज वेल, कि जहाँ पे कोई भी मुल्क भारत के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। आप तस्वर नहीं कर सकते थे मालदीव, भूटान, नेपाल जैसे छोटे छोटे ममालिक जिनकी फॉरेन पॉलिसी भारत बनाया करता था, डिफेंस पॉलिसी भारत बनाया करता था, वो भारत के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारत खुद अमेरिका को भी डिच कर रहा है इजराइल के साथ मिलके। ये जो यूएई वाला रात हमला हुआ है, इसमें भारत और इजराइल मुलव्वस हैं, और मकसद क्या है कि ट्रंप साहब का जो दौरा चाइना है उसको नाकाम बनाया जाए। और माजी में आपको याद होगा पुन्नू के कत्ल का मामला भी हुआ तो था। इजराइल फिर तो किसके मफाद के लिए कर रहा है? इजराइल को भी सिर्फ अपने मफादात नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी गिराने के लिए इंडिया का साथ देते हुए यूएई पर अटैक करवाएंगे कि सिर्फ इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना का दौरा है वो नाकाम हो जाए, तो फिर वो किस तरफ है? ये डोनाल्ड ट्रंप को और सुपर पावर को समझना होगा, सीखना होगा इससे कुछ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हसन। आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों का तज्जिया हमने लिया और इसके साथ ही हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। बुनियानुल मरसूस मनाया जा रहा है, मार्का हक मनाया जा रहा है, 1 साल मुकम्मल हो चुका है इस मार्के को अपने नाम किए हुए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर इश्यूज बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं गंदम की नई फसल के आने के मौके पर हैरत अंगेज तौर पर हम देख रहे हैं कि आटे की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है। गंदम की नई फसल आने के बायस आटे की कीमत कम होने के बजाय बढ़ने पर शहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ये उल्टा असर आखिर क्यों हो गया? बिल्कुल, जब गंदम की काश्त हो रही है और एक अच्छी फसल तैयार होकर आपको मिल रही है और उसके बाद फिर गंदम का या आटे की कीमत का बढ़ जाना, ये तशवीशनाक है। इसी पर तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे गौहर अली हमारे साथ मौजूद है लाहौर में। गौहर अली, बताइएगा इस वक्त आटे की कीमत क्या जा रही है? और गंदम अभी अभी तो आई है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कम होने की बजाय कीमतें बढ़ रही हैं आटे की। बिल्कुल, आटे की कीमत में इजाफा हो चुका है। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपये की बजाय 990 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और 20 किलो आटे का
थैला 1810 के बजाय 1980 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। अगरचे गंदम की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, गंदम की फसल आ चुकी है और आवाम का ये कहना है कि गंदम की फसल आने के बावजूद जो है आटे की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? तो आटे की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है इजाफा हो चुका है। और दूसरी वजह यह है कि पिछले साल जब गंदम की फसल आई थी तो गंदम की जो फीमन कीमत थी वो तकरीबन 2200 रुपये थी। अब जो गंदम है वो 3536 रुपये फीमन फ़रोख्त हो रही है। तो गिरानी की लहर तो आई है। इस वाले से जो है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन और वीट सप्लायर एसोसिएशन के डीजी फूड अमजद हफीज़ से मुज़ाकरात हुए और ये मुज़ाकरात जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आटे की कीमत गुज़िश्ता 5 रोज़ के मुकाबले में अब जो है वो बढ़ चुकी है और मुज़ाकरात में ये तय पाया है कि 15 किलो के आटे का जो थैला है वो ओपन मार्केट की गंदम के मुताबिक जो है उसकी कीमत मुकर्रर की जाएगी। इसी तरह 10 किलो और 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो नई मुकर्रर की गई है। जैसे मैंने बताया कि गंदम की कीमतों में कुछ इजाफा है और ये गंदम की कीमतों में ये इजाफा किसानों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन क्योंकि आवाम के लिए अब आटे की कीमत बढ़ गई है तो इसलिए आवाम जो है इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो महकमा ज़राअत पंजाब ने 1,65,00,000 एकड़ अराजी पर गंदम की काश्त करने का मनसूबा बनाया था और उनका कहना था 22.5 मिलियन मैट्रिक टन जो है गंदम की पैदावार होगी। तो कहा यह जा रहा है कि गंदम की पैदावार तो जो है वो रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी है। अभी तक डीजी क्रॉप प्रॉपर्टी की रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गंदम की पैदावार बहुत अच्छी है। फ़ी एकड़ पैदावार भी 34 से 35 मन फ़ी एकड़ के करीब बताई जा रही है। जो ये कहा जा रहा था कि मौसम असरात से गंदम की पैदावार मुतासिर होगी, तो हमारा ज़रा का कहना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार मुतासिर तो नहीं हुई। तो गंदम की पैदावार तो वो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। और जो गौहर अली, आप बहुत शुक्रिया गौहर अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। और गंदम की कीमतें बढ़ रही हैं, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं और गंदम की फसल अभी तो नई आनी शुरू हुई है और इसके बावजूद सप्लाई का आगाज़ हो चुका है। इसके बावजूद अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो इसकी वजूहात क्या हैं? और हम देख रहे हैं कि आसिम रज़ा साबिक चेयरमैन ग्रुप लीडर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी हमारे साथ मौजूद हैं और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास भी तलब कर रखा है। इसी हवाले से हम उनसे जान लेते हैं। आसिम रज़ा साहब, आपसे जानेंगे 10 और 20 किलोग्राम के आटे के थैले की नई जो कीमतें हैं मार्केट में दस्तियाब हैं जिस पर वो बढ़ चुकी हैं, कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या है? 115 रुपये से बढ़कर 1020 अब की कीमत जो है वो देखी जा रही है। इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है, इस बार तो फसल भी बहुत अच्छी हुई है और कीमत भी अच्छी मिल रही है, तो इसके बावजूद कीमतें फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने बढ़ाई हैं, इसकी वजूहात क्या है? जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने रेट्स के हवाले से पूछा तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इसको क्लैरिफाई कर दें। पिछले साल जब गवर्नमेंट ने इजरा शुरू किया तो वो 3,000 रुपये फ़ी मन यानी कि 3,000 रुपीज़ पर 40 kg का गंदम हमें दी जा रही थी फ्लोर मिल्स को। और इस दफ़ा किसान से जो गंदम खरीदी जा रही है वो 3500 रुपये है। दैट मीन्स कि फील्ड में 3500 रुपया रेट है। अभी जब उसको ट्रांसपोर्ट करके शहरों में या कभी भी फ्लोर मिल में किसी भी पहुँचेगी गंदम तो वो डेफिनेटली 3700-3800 रुपया पहुँचेगी। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो गंदम की परचेज का और इशुएंस प्राइस का फ़र्क है। स्ट्रेट अवे 500 रुपये मन का, और 500 रुपये मन का मतलब है 20 किलो के थैले के पीछे 250 रुपये का इजाफा और 10 किलो के पीछे 125 रुपये का इजाफा ये गंदम की कीमतों में आ गया। अब जैसे ही गंदम की प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आटे की प्राइस पे इफेक्ट आएगा और उतनी ही अमाउंट जितनी गंदम के अंदर आ रही है उतनी आटे के अंदर आएगी। आपने पिछले साल देखा जिस तरह भी गौर साहब ने भी कहा कि पिछले साल गंदम किसान को उसका रेट नहीं मिला, तो उसको यकीनी बनाने के लिए किसान को रेट मिले गवर्नमेंट ने 35 रुपये की इंडिकेटिव प्राइस अनाउंस की और इंश्योर कर रही है गवर्नमेंट कि किसान को उसका मिनिमम प्राइस 3500 रुपया। अच्छा आसिम साहब, आटे की कीमत बढ़ने से क्या किसान को रिलीफ मिल पाएगा? सारा फायदा फ्लोर मिल्स को नहीं हो जाएगा इससे? देखिए, फ्लोर मिल ने तो जितनी ग्राइंडिंग के अंदर इजाफा गंदम की प्राइस में हुआ उतना ही आगे चार्ज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। बल्कि 10 किलो थैले के ऊपर तो हमने गवर्नमेंट से ये अंडरस्टैंडिंग की है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जब तक गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती हम 10 किलो वाला थैला जो सा है वो 1000 रुपये के अंदर रखेंगे।
जबकि 20 किलो और 15 किलो के जो थैले हैं इन पे कोई कैद नहीं। लिहाजा आवाम को और सीएम साहबा का जो एक गरीब आवाम को सस्ता आटा देना और जो ठीक एक है। मिशन उन्होंने लिया हुआ है, हम उसके साथ हम भी उनके साथ खड़े हैं। और 10 किलो थैला हम अपने पास से एक किस्म की सब्सिडी देंगे जब तक कि ये रिलीज नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे जहां तक जा सके कि कोई बहुत बिल्कुल ज्यादा सही। रेट के अंदर। अच्छा आसिम रज़ा साहब, एक तो ये बताइएगा कि गंदम की मार्केट में सप्लाई मुतासिर तो नहीं हो रही, ठीक जा रही है और शफाफ तरीके से हो रही है? और दूसरा ये भी बताइएगा क्योंकि जिस तरह से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने रेट्स बढ़ाए हैं, अब फ़ी तोड़े पे अगर प्राइजेस ऊपर जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो होटल मालिकान हैं, तंदूर मालिकान हैं, वहाँ पर भी रेट ज़्यादा हो जाएगा और एक जो आम गरीब तबका है उसके लिए एक रोटी ख़रीदना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या समझते हैं उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, कीमतें कितनी ऊपर जाएंगी? जो होटल मालिकान या फिर जो तंदूर मालिकान हैं वो कितनी प्राइजेस इसके बाद बढ़ाएंगे? देखिए, सरकारी रेट रोटी का 14 रुपये था और 3000 वाला जब गंदम का इजरा किया जा रहा था उस पर 1800 रुपये जो 20 किलो थैले की प्राइस थी उस पर 14 रुपये रोटी बिक रही थी। अगर हम इसका आटे का इफेक्ट देखें तो एक तोड़े से 260 थैले निकलते हैं। तो अगर आप 250 रुपये को 200 रुपये पे करें तो 1 रुपया 15 पैसे या 10 पैसे या 5 पैसे इसका इफेक्ट आएगा। तो ये बड़ा इफेक्ट नहीं है। 15 रुपये से ऊपर रोटी नहीं जाती आटे की वजह से। लेकिन अगर और एलिमेंट्स जिस तरह गैस की प्राइसेस या और है तो उसको अगर तंदूर मालकान अगर बेस रखते हुए आटे की प्राइसेस में इजाफा करें तो ये एक अलग बात है। लेकिन आटे का बड़ा इफेक्ट नहीं है। आटे का 1 रुपये का इफेक्ट है इस सारे जो प्राइसेस का हाइप है या हाइक है इसके अंदर। अदरवाइज रोटी जो सी है वो 15 रुपए की ही मिलनी चाहिए अगर अदर एलिमेंट्स शामिल ना हो। लिहाजा प्राइस अंडर कंट्रोल है, रोटी की प्राइसेस में ज़्यादा इजाफा नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारा टारगेट था उसके मुताबिक ही फसल हुई है और उसके बावजूद कीमतों का बढ़ जाना इससे ये जो है बात के जो टारगेट था 1 करोड़ 65 लाख का वो डेफिनेटली पहले 1 करोड़ 62 लाख था लेकिन 1 करोड़ 65 लाख पे काश्त हुई और इसमें कोई शक नहीं है कि काश्त पूरे रकबे पे हुई। लेकिन जो पर एकड़ यील्ड है वो मौसमी असरात की बायस उसमें कमी हम फील कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इस पे भी जब हमारी मीटिंग्स हुई हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई और पंजाब हुकूमत ने बर वक्त इम्पोर्ट के हवाले से सिफारिश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है। आजकल में यहाँ चला गया होगा या लेटर चला जाएगा फिर रिगार्डिंग कि ये इंपोर्ट की जाए बर वक्त। अच्छा, थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा, माजी में थोड़ा सा ये होता रहा आसिम साहब कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा गंदम होने की वजह से उसको एक्सपोर्ट किया गया, फिर पता चला कि अब कम पड़ गई है, फिर उसको इंपोर्ट किया गया और जो ऑलरेडी गंदम हमारे पास मौजूद थी वो गोदामों में पड़े पड़े उसको कीड़ा लग गया और किसान रोते रहे कि हमसे गंदम खरीदी नहीं गई, नाकिस गंदम खरीद के महंगे दामों आवाम को बेची गई। तो ये सिलसिला ना हो जिसके आप भी पूछ रहे थे कि सारा प्रोसेस शफाफ तरीके से होना। आखिरी एक्सपोर्ट 2015 में वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स के हवाले से हुई है, उसके बाद नहीं। आज इसको 11 साल हो गए हैं और जो आज से 3 साल पहले इंपोर्ट की गई दैट वाज अ डिजास्टर। वो अगर हमें 17 लाख टन चाहिए थी तो वो 34 लाख टन आई और अप्रैल के महीने में 17 लाख टन आई उस 34 में से, तो जिसकी वजह से किसान को मार खानी पड़ी। तो हम चाहेंगे कि एग्जैक्ट असेसमेंट जिस तरह अभी 15% की ओवरऑल असेसमेंट की जा रही है कि गंदम की क्रॉप कम है तो इससे हमारा 45 लाख टन शॉर्टफॉल बनता है और उस 45 में से 20 क्योंकि 22 या 22.5 पास्को के पास है, 3 लाख कंज्यूमेबल नहीं है वो इम्पोर्ट वाली, तो उसके अलावा 20 लाख टन है। तो इसका मतलब 25 लाख टन का एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें इंपोर्ट करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक तो आसिम रज़ा साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि 15% तक हमें अभी ज़रूरत है, तो क्या फसल के आते ही इंपोर्ट करना बेहतर रहेगा या फिर अभी इंपोर्ट हम ज़्यादा ही कुछ अर्ली कर रहे हैं, अभी हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है? दूसरा, जो अभी कीमतें बढ़ रही हैं, एक तो आपने कहा कि किसान को भी अब 3500 से पर मन मिल रहा है, उनको भी रेट अच्छा मुनासिब हुकूमत की जानिब से मिल रहा है, इसी वजह से आटे की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो इससे फ़ायदा अल्टीमेट कौन उठा रहा है? किसान उठा रहे हैं, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उठा रहे हैं, गवर्नमेंट उठा रही है? कौन फ़ायदा सही तरीके से इसका उठा रही है? क्योंकि अवाम जो है वो तो पिसेंगे ही चाहे कीमत किसी को भी ज़्यादा मिले।
देखिए इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि जो हमारे फ्लोर मिलर्स का भी और हमारा भी ज़ाती था कि आवाम को तो जो प्राइस है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज आटा दे देती है, लेकिन किसान को पैसे ना मिलना ये बहुत बड़ा ज्यादती थी, क्योंकि 2200 रुपये में किसान के अपने ज़ाती पैसे भी पूरे नहीं हुए थे पिछले साल। तो इस दफ़ा किसान को मैं समझता हूँ जी कि 3500 रुपया एक्स उसके फील्ड के अंदर मिला और मिल रहा है। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि किसान अगले साल मजीद बेहतर काश्त करेगा। और ये जो पैसे उनको मिल रहे हैं अगर ये हों तो दिस इज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी इसका वजह से इजाफा होगा। और इसमें किसी और को अगर हम लें कि आड़ती या स्टॉकिस्ट या फ्लोर मिलर, ये अभी वो टाइम ही नहीं है, ये टाइम था किसान का। हाँ, अगर नवंबर दिसंबर में बात करते तो फिर स्टॉकिस्ट भी हो सकता था, फिर फ्लोर मिलर भी हो सकता था। अभी तो डायरेक्ट बाइंग है फील्ड से, और फील्ड से जो गंदम लिफ्ट हो रही है वो 3500 रुपये के हिसाब से हो रही है, जो कि बड़ी खुशाइंद है हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी मीशत के लिए भी और किसान के लिए। अगर देखें आप, दुनिया को अभी जंग हो रही थी तो लोगों के पास अपनी फूड सिक्योरिटी नहीं थी। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है हमारे मुल्क पर और हमारे ऊपर कि हमारे पास अपनी फूड सिक्योरिटी मौजूद है, कि हमारी बेसिक जो स्टेपल फूड है वो गंदम है, और गंदम हमें हमारे पास मौजूद है। अगर मौसमी असरात के बायस को 10-15% का इफेक्ट आया तो वो अगले साल GPI जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने नई ज़मीनें आबाद कर रही हैं, वहाँ पे 10 लाख टन का उनका टारगेट है। तो अगर 10 लाख टन वहाँ पे हो गई और हमारे पास बम्पर हुआ करेगी, इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा कि अगर किसान को पूरा रेट दिया जाएगा। अगर किसान का रेट नहीं मिलेगा जिस दफ़ा मिला, तो किसान को एक श्योरिटी आ गई कि मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट भी करेगी और पैसे भी देगी, मेरा जो खर्चा है वो भी पूरा होगा। आप आसिम रज़ा साहब ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि इस वक्त किसान मुतमईन हैं, जो फ्लावर मिल्स की तरफ से उन्हें रेट दिया जा रहा है, और क्या ये वही रेट है जो हुकूमत दे रही है? क्या सरकारी रेट भी कोई वज़ा किया गया है या फिर अपने तौर पे फ्लावर मिल्स ये डिसाइड करती हैं? पिछले साल जब ये कैंपेन शुरू हुई तो बहुत सारे जो किसान की जो तंजीमें थी उनके साथ मिलके हमने 3300 से 3500 की डिमांड की थी। तो इस दफा हुकूमत ने 3500 रुपया रेट दिया है, इंश्योर किया है। मैं नहीं समझता फील्ड में कहीं पे भी मासवाई शुरू के 5-7 दिन जब वो गंदम बिल्कुल गीली थी और उसका मॉइस्चर 16-17 चल रहा था, उसके अलावा किसान को 3500 रुपया पंजाब में मिल रहा है। और इसी तरह अगर हम सिंध चले जाएं तो वहाँ पे सिर्फ 4000 से ऊपर की पोजीशन है। तो इसलिए किसान जो सा है वो मैं समझता हूँ इस साल वो जो पिछले साल की तरह उन्हें मार पड़ी थी वो नहीं है। इस दफ़ा उनका मुआवजा भी उन्हें मिल रहा है, जो उनकी लागत थी वो भी पूरी हुई, और इंशाल्लाह बेहतर सूरत हाल में तो ये किसान खुशहाल होगा इंशाल्लाह हमारा। इंशाल्लाह। अच्छा आसिम रज़ा साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियां आप भी बता रहे हैं कि फसल जो है वो टारगेट के मुताबिक ही काश्त की गई थी, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत सारी फसल जो है वो उस तरह से हमें फल नहीं दे पाई है या उस तरह से काश्त नहीं हो पाई है। अगर हम मौसमियाती तब्दीलियों के साथ निमटते हुए गंदम की कटाई या गंदम की फसल को काश्त करना चाहें तो उसके लिए सही टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, और क्या इसके लिए कोई स्पेशल सीड होता है जो कि वक्त से पहले भी तैयार होकर पक के तैयार हो जाए, हमारी गंदम की फसल क्राइसिस का शिकार ना हो या हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना ना करना पड़े? इस हवाले से देखिए, ये जो हमारी सूरत हाल है उसमें ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो फसल है वो हमेशा इस टाइम पे आती है जिस टाइम पे अप्रैल मई में पंजाब की और मार्च एंड और स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल के अंदर सिंध की। तो इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो बारिशें जो हुई वो अनसीजनल हैं। तो जब बारिश हो जाए तो आप उससे कुछ कर नहीं सकते, उसकी वजह से ग्रेन आपका लाइट वेट हो गया। यही अगर बारिश ना होती तो बड़ा हेल्दी ग्रेन था, आपकी पर एकड़ यील्ड 8-10 मन बढ़ जाती, तो उससे बहुत एक बड़ा इफेक्ट आना था। एक ये बेसिक रीज़न है जो हमारी पर एकड़ यील्ड कम हुई। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई सीड की डेवलपमेंट ऐसी हो जाए कि 10-15 दिन 20 दिन पहले अगर पंजाब की फसल आ जाए और इसी तरह सिंध की आ जाए तो उससे एक बेहतर सूरत हाल होगी। लेकिन अभी चूंकि सीट हमारे पास नहीं है तो हमें यही करना है, तो लिहाजा इस पे हम कोई
अभी बिफोर टाइम की बात यहाँ कोई राय कायम नहीं बिल्कुल, कर और इस पर सकते। काम होना चाहिए ताकि 10-15 रोज पहले अगर ये फसल काश्त हो जाती है तो मौसमियाती जो असरात हैं उनसे बचा जा सकता है और फसल वक्त से पहले गोदामों तक या घरों तक पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आसिम रजा मौजूद थे, साबिक चेयरमैन हैं ग्रुप लीडर पाकिस्तान फ्लोर्स मिल्क के, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसमें कुछ अवाम को रिलीफ दे पाएगी, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो ओवरऑल रोटी की कीमतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि इस वक्त गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, आटा, दूध, घी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। इसलिए आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ थैलीसीमिया की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम थैलीसीमिया मनाया जा रहा है और ये दिन मनाने का मकसद, जिस तरह से हम सभी जानते हैं, हर साल इस पर बात होती है, इस बीमारी से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम थैलीसीमिया ये दिन लोगों को, बच्चों को, हमारे जो भी लोग इसमें मुब्तला हैं उनको बचाने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल जी, और थैलेसीमिया खून की एक संगीन जीनियाती बीमारी है जो वालिदैन की जीनियाती खराबी के बायस औलाद में मुंतकिल होती है, और फिर जो थैलेसीमिया का शिकार मरीज़ होता है जिसमें उसके जिस्म में पैदाइशी तौर पर खून नहीं बन पाता है, और इस मर्ज़ की बड़ी वजह ख़ानदान में शादियाँ होना है। पाकिस्तान में 100 में से जो 5 बच्चे हैं इस मूजी मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं, और एक मुख्तात अंदाज़ा ये बताता है कि मुल्क भर में 1 लाख से ज़ायद बच्चे इस मूजी बीमारी से जंग कर रहे हैं, और दुनिया भर में जो थैलेसीमिया के शिकार अफराद हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 27 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं वो आपके, हमारे, हम सब के खून के एहतियात पर जिंदा रहते हैं। इसलिए हम आज के दिन आपसे यही गुजारिश करेंगे कि उन बच्चों की ज़िंदगियां बचाने के लिए आप अपने खून के एहतियात दीजिए, ताकि वो बच्चे भी सांस ले सकें, क्योंकि वो मुंतज़िर होते हैं उस ब्लड बैग का जो कि उनकी सांसें बढ़ाता है, जो उनको ज़िंदगी देता है। तो इसलिए जितना हो सके, वैसे भी मेडिकली भी प्रूवन है कि आप अपनी 6 महीने के बाद एक ब्लड बॉटल जो है वो डोनेट कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर से, तो आप बहुत सारी बीमारियों से खुद भी बचते हैं और दूसरों को भी अगर आप ज़िंदगी दे सकते हैं, आपका ब्लड दूसरों की ज़िंदगी बचा सकता है, तो आपको ज़रूर इसमें किरदार अदा करना है। और सबसे ज़्यादा अगर मरीज़ देखा जाए तो इसके भारत के अंदर मौजूद हैं 1 लाख से बच्चों की सूरत में। तिब्बी माहिरीन की ये राय है कि इस मर्ज़ से बचने के लिए शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट लाजमी करवाए जाएँ, और हमें भी अपना ये एक उसूल बना लेना चाहिए। इसमें हमारा ही फ़ायदा है। हुकूमत अगर ये नाफिज नहीं भी करती, कज़न मैरिजेस से भी परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसके जो असरात हैं वो बहुत ही तबाहकुन हो सकते हैं हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर हम इशूज़ भी होंगे जिन पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। हाँ जी, वेलकम बैक। कुछ क्रिकेट की बात हो जाए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है, और पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग भी इस वक्त जारी है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में इस वक्त खेला जा रहा है, और मोहसिन नकवी साहब भी जनाब वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल जी, ये मैच देखने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। शाहीन शाफरीदी, हसन अली ने एक शिकार कर भी लिया है, और पाकिस्तान की तरफ से आज़ान अवैस जो हैं और अब्दुल्ला इस वक्त अफजल टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो लेजेंड हैं बाबर आजम, वो घुटने की इंजरी के बायस इस मैच के लिए पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं हैं। वो पहले ही मैच से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि इस वक्त शायकीन क्रिकेट भी उनको मैदान में देखना चाह रहे थे और उन पर बड़ा भरोसा किए हुए थे, लेकिन शायद वो इस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खेलने से नहीं, वो ऐसा मामला नहीं है। इंजरी तो बहरहाल इंजरी है, और वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के मुताबिक ही दोबारा से मैच में इन होंगे, और हम ये तवक्को भी करते हैं, हम ये दुआ भी करते हैं कि उनकी जो बहाल हुई हुई फॉर्म है वो इस इवेंट के अंदर भी और आगे तमाम इवेंट्स के अंदर बरकरार रह सके, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं बाबर आजम से। उनके चाहने वाले ये चाहते हैं कि वो पूरी फॉर्म के साथ भरपूर तरीके से परफॉर्म करें, और फिर क्लैपिंग भी हो, और उनकी जिस तरह से चाहत है उसमें मज़ीद इजाफा भी होता रहे। तो दोनों टीमों के दरमियान नाज़रीन इस वक्त दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में 16 मई से शुरू होगा, और पहला जो दिन है उसके अंदर जिस तरह से हमने आपको बताया है कि शाहीन ने और हसन अली ने एक शिकार भी कर लिया है, तो आगाज़ अच्छा हुआ है, और ये हिसाब चुकता करने का भी एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि आपको याद होगा इशाल कि बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी तो हमें हरा कर गई थी, तो आज हमें उनके घर में हराने का एक बेहतरीन मौका है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना। बिल्कुल, और हमारे तमाम ही प्लेयर इस वक्त फॉर्म में नज़र आते हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी हार का बदला उनके होम ग्राउंड पर लेंगे। इस पर बात करेंगे सैयद याह्या हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानेंगे। और कल आपको पता है कि इस टेस्ट सीरीज़ की जो ट्रॉफ़ी थी उसकी रूनुमाई भी करवाई गई है,
और इवेंट जो है इस हवाले से भी रखा गया था, जिसमें ट्रॉफ़ी दिखाई गई और ट्रॉफ़ी के साथ शूट भी हुआ। और ये विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल। शान मसूद जो हमारे कैप्टन हैं टेस्ट टीम के, वो भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ से बांग्लादेशी टीम के कैप्टन, और ये खूबसूरत जो ट्रॉफ़ी है इसकी रुनुमाई कर दी गई है। इस ट्रॉफ़ी को रुनुमाई का मकसद भी यही होता है कि ज़रा एक्साइटमेंट पैदा की जा सके खिलाड़ियों के अंदर, कि इतनी खूबसूरत ट्रॉफ़ी अगर आप बेहतरीन खेल पेश करेंगे उसी सूरत में आपको मिल सकेगी। बिल्कुल, तो वो जो घूंघट था वो ट्रॉफ़ी का उठाया गया बाकायदा तौर पर, और फिर ट्रॉफ़ी की रूनुमाई हुई है। लेकिन ये मिलेगी उससे ही जो टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और हम जिस तरह से बात करें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर अपने पुराने हिसाब भी चुकता करने हैं और अपनी हार का बदला भी लेना है, तो वो भी ज़रूर इंशाल्लाह हमारी टीम फॉर्म में नज़र आती है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि हम यहाँ बदला लेने नहीं आए हैं, लेकिन वो तो हमारी बात के खिलाफ कह रहे हैं। असल में जज्बात तो यही होते हैं, लेकिन अच्छी बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया उन्होंने। और मीरपुर ढाका में पहले टेस्ट मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ये कह रहे थे कि 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेली थी और पाकिस्तान में आखिरी पाकिस्तानियों को हराया था, लेकिन सीरीज़ का बदला लेने के लिए हम हरगिज़ नहीं आए, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और हरीफ को कमज़ोर जो है वो करेंगे हम अपने खेल से। और ये बदला नहीं लेना होता बेसिकली, तो कोई एक जीतता है कोई हारता है। हमें अगर होम ग्राउंड पे वो हरा कर गए हैं तो बदला नहीं होगा, लेकिन ये हमारी अच्छी परफॉर्मेंस होगी अगर हम वहाँ पर जीत जाते हैं। जी हाँ, शान मसूद की गुफ्तगू आपने सुनी है, साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और मैच में फतह हासिल कर सकें। बाबर आजम से मुतल्लिक भी उनसे सवाल किया गया, जिस पर शान मसूद का कहना था, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का अब तक का बेहतरीन बल्लेबाज है, हमारी भी ये राय है और हम उम्मीद करते हैं कि इंजरी जल्द से जल्द दूर हो सकेगी। तो सही याहिया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। याहिया भाई, आपको वेलकम कहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शान मसूद की तरफ से गुज़श्ता रोज़ जो सवाल थे सहाफ़ियों के, उसमें उन्होंने ये तो कहा कि हम बदला लेने नहीं आए, लेकिन हमारी तो ये ख्वाहिश है कि एक बेहतरीन मौका है हिसाब चुकता करने का, गो कि हमारा ब्रदर मुल्क है बांग्लादेश, वो भी अच्छा खेल पेश करे, हमारी ये ख्वाहिश है। साथ में बाबर आजम की बहाल हुई फॉर्म, लेकिन पहले मैच में वो दस्तयाब नहीं है, पहले टेस्ट में वो दस्तयाब नहीं है इंजरी के बायस। क्या कहेंगे, उनकी वापसी के कितने इम्कानात हैं? सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल बाबर आजम की जो फॉर्म थी वो क्या ट्रांसलेट होती इंटरनेशनल क्रिकेट में, हम सबको इस बात का इंतजार था। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ कल रात सामने आई कि बाबर आजम को डॉक्टर्स ने जो है वो कहा है कि जनाब आप फिलहाल पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकते। तो बाबर आजम पाकिस्तान के लिए दस्तयाब नहीं है पहले टेस्ट मैच में, घुटने की कुछ तकलीफ का शिकार है। ये हैरानकुन बात है कि वो पूरा पाकिस्तान सुपर लीग खेले, पेशावर ज़ल्मी के लिए 588 रन स्कोर किए और उन्होंने जनाब यहाँ पर 2 सेंचुरियां स्कोर की, 3 नेट सेंचुरियां स्कोर की, बेहतरीन बल्लेबाज करार पाए। बांग्लादेश पहुंचकर उन्होंने तमाम प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। जो हमारे पास इत्तलात है, वहाँ पर उन्होंने ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन किसी किस्म की कोई जो है वो तकलीफ का इजहार नहीं किया। लेकिन टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले वो या भाई, क्या प्रैक्टिस करते हुए मामला कुछ बिगड़ गया, हुआ क्या, कुछ अंदर की कोई खबर आई बाहर? मैं यही आपको बता रहा था कि प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने भरपूर अंदाज में शिरकत की। 3 प्रैक्टिस सेशन उन्होंने टीम पाकिस्तान के साथ किए और वहां पर कोई ऐसी खबर नहीं आई कि बाबर आजम को घुटने पर बॉल लगा है या बाबर आजम जो है उन्होंने किसी किस्म की शिकायत की है। मैच से एक दिन पहले डॉक्टर ने उनको तजवीज़ किया है कि उनके घुटने के ऊपर कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से वो जनाब इस टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं है। तो आज 2 डेब्यूटांट पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए मैदान में उतरे हैं। अब्दुल्ला फजल बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और उनके साथ आजान उवैस जिन्होंने 2 फर्स्ट क्लास सीजन में 10 सेंचुरियों के साथ लगभग कुछ 2400 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं, वो आज पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान की टीम 3 फास्ट बॉलर के साथ पहला टेस्ट मैच ऑपरेट कर रही है। इब्तिदाई नुकसान के बाद बांग्लादेश ने अच्छा रिकवरी किया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने के लिए इस मैच में मैदान में उतरेगी तो पाकिस्तान के इब्तिदाई जो 5 बैट्समैन हैं वो लेफ्ट हैंडेड होंगे। बिल्कुल ठीक। तो क्या आप समझते हैं कि जो उनके बॉलर्स हैं वो सपोर्टिव रहेंगे हमारे बैटर्स के लिए, जो कि आप कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड होंगे, पांचों के पांचों, तो उनके लिए साजगार माहौल रहेगा? विशाल, जब आप मैदान में मैच खेलने के लिए उतरते हैं तो दोनों टीमें एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करती हैं, तो साजगार तो हो ही नहीं सकते। वो साजगार तो कुछ भी नहीं होता खेल के अंदर। तो ऐसा कहना कि उनके बॉलर हमारे लिए साजगार होंगे, ये तो एक अजीब सी बात है।
और उनके बॉलर्स तो हमें आउट करने की कोशिश करेंगे, और टेस्ट क्रिकेट में तो आप 20 विकेट लेते हैं तभी आप जीतते हैं। जी हाँ। अच्छा, अभी हमने देखा कि हसन अली और शाहीन शाह ने एक शिकार कर लिया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। दुरुस्त फैसला है, हमारे हक में सही जाएगा ये? अमूमन टेस्ट क्रिकेट में जुनैद देखा ये गया है कि आप वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, बट शायद मेरा ख्याल है कि वो पिच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर तेज बॉलर के लिए कुछ जूस है, तेज बॉलर के लिए इस पिच के ऊपर कुछ मौजूद है, वहां पर हमारे कप्तान ने पहले बॉलिंग का इंतखाब किया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब उन्होंने फैसला कर लिया है, अब उसी के हिसाब से टेस्ट मैच चलेगा। बट देखा यही गया है कि जो भी टीम टॉस जीतती है टेस्ट क्रिकेट में, वो चौथी इनिंग को अवॉइड करती है। चौथी इनिंग में चाहे आपको 150 रन करना हो, आपके लिए इतना आसान होता नहीं है। तो आप टेस्ट क्रिकेट जिसके कहते हैं कि सेशन बाय सेशन खेल है, टेस्ट क्रिकेट खेल का असल हुस्न कहा जाता है, प्रेशर गेम होता है, उसमें आपके पास वापस आने का मौका होता है। अमूमन टीमें जो है वो टेस्ट क्रिकेट में टॉस जीतकर जो है अवॉइड करती हैं फील्डिंग करने का फैसला, लेकिन बट शान मसूद ने यहाँ पर फैसला किया है। उनको नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। सरफराज अहमद एज ए पाकिस्तान टीम हेड कोच पहला टेस्ट मैच सुपरवाइज कर रहे हैं। डेफिनेटली टीम की मशावरत से ये फैसला किया गया। हमारी तरफ से भी याया भाई बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम के साथ मवाजना किया जाए हमारे स्क्वाड का, तो आप समझते हैं कि बैलेंस स्क्वाड है और बांग्लादेश हमें पाकिस्तान में ही पाकिस्तान टीम को हरा कर गया है हमारे होम ग्राउंड पर। तो एक तो हमें उस हार को जीत में बदलना होगा। इस वक्त बांग्लादेश में टीम अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन अगर मवाजना किया जाए तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश की टीम कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है या बैलेंस स्क्वाड है दोनों टीमों का और एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा? विशाल, देखें ये बांग्लादेश की वो टीम नहीं है जिसके बारे में एक जमाना था कि हम कहते थे बांग्लादेश से खेलने जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, जीत जाएंगे। बांग्लादेश ने हमें घर में आकर अब से 1 साल पहले 2024 में शिकस्त दी है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से हम हारे। फिर इसी साल हम शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में 3 एक रोज़ा मैच खेलने के लिए बांग्लादेश गए थे, वहां पर भी वो सीरीज हम जीत नहीं सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 टेस्ट मैच खेले गए हैं, 11 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता है, 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं, 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश की टीम जीती है। बांग्लादेश में पाकिस्तान ने 8 टेस्ट मैच जीते हैं, खेले हैं, और 8 टेस्ट मैचों में 7 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता है और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। बांग्लादेश में पाकिस्तान कभी टेस्ट मैच नहीं हारा। लेकिन आप पाकिस्तान टीम के कंपैरिजन की बात कर रही हैं बांग्लादेश के साथ, तो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। T20 के कैप्टन सलमान अली आगा, वनडे के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, टेस्ट के कैप्टन शान मसूद, और तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। शाहीन शाह अफरीदी ने, जिस तरह अभी आप शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए बेहतरीन मौका है ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का, तो बेहतरीन मौका है, तो आप करके दिखाइए। कुछ ज्यादा बुलंद दावे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट हालिया वर्षों में कुछ इतनी आसान रही नहीं है। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि आप सीरीज बाय सीरीज चलें और बांग्लादेश को बांग्लादेश में शिकस्त दे, लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि हम अपने ग्राउंड पे नहीं जीत पा रहे। एक जमाना था कि हमें हमारे ग्राउंड पर आकर टीमें हरा नहीं पाती थी, लेकिन अब वेस्ट इंडीज जैसी टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा रही है, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर हरा रही है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तो बाहर के मुल्कों में जीतना इतना आसान होगा, इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, लेकिन शेर बंगला स्टेडियम है, होम ग्राउंड का एज भी है बांग्लादेश को। हमारी तरफ से भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी और हमारे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं स्टेडियम में, तो उनकी मौजूदगी से कितना फ़र्क पड़ेगा, मोराल कितना अप होगा हमारे खिलाड़ियों का? देखिए, मोहसिन नकवी साहब यकीनन उन्होंने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को जो है वो हौसला दिया, अज़्म दिया है, लेकिन बदकिस्मत है ये खिलाड़ी कि जो इस अज़्म हौसले का फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं। एक चेयरमैन की हैसियत से वो अपने जो प्रोफेशनल मामलात हैं उनको देखने के लिए बांग्लादेश में मौजूद हैं, और साथ साथ वो ये टेस्ट मैच भी देख रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ऑफिस के मैटर वो देखेंगे, लेकिन टेस्ट मैच वो चूंकि बांग्लादेश में मौजूद हैं तो टेस्ट मैच का खेल भी देख रहे हैं। लेकिन उनकी मौजूदगी से टीम पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा, उनकी मौजूदगी से टीम पाकिस्तान के खेल में कोई निखार आएगा, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे और हम होते हैं कि उनकी मौजूदगी से मस्बत फ़र्क ही पड़े और मोराल अप हो, क्योंकि क्राउड बहरहाल बांग्लादेशी है, लेकिन जो अच्छा खेल पेश करेगा रिजल्ट या नतीजा उसके हक में होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी के बायस शहरी पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आलूदा पानी है, गैर मयारी खुराक है और उसके बाद डायरिया, पेट दर्द और दीगर बीमारियों में मुब्तला जो मरीज़ हैं अस्पताल लाए गए हैं। और इस हवाले से हम तफसीलात भी जानेंगे, क्योंकि गर्मी का भी वहाँ पर बहुत शिद्दत से गर्मी भी महसूस की जा रही है और फिर जो महंगे दामों वहाँ पर अशिया दस्तियाब होती हैं और फिर गंदी अशिया जो दस्तियाब होती हैं लोग उनका जो इस्तेमाल करें उसकी वजह से भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं। बिल्कुल, सलाउद्दीन इस वक्त मौजूद हैं एक हॉस्पिटल में। सलाउद्दीन, बताइएगा कि हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है गैस्ट्रो के मरीज़ों की और उनके इलाज के लिए इंतजामात कैसे देख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल, शहर के अंदर जो है वो शदीद गर्मी की लहर चल रही है और इसी दौरान हमने देखा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने के बायस जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कोई पेट दर्द, डायरिया और मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो इस वक्त शहरी हमें मुब्तला होते दिखाई दे रहे हैं और अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इसी तरह अस्पताल इंतज़ामिया से जो हमारी बात हुई है उन्होंने बताया है कि अभी तक जो है वो 150 से ज़ायद मरीज़ लाए गए हैं, जो कि आम तौर पर अगर देखा जाए तो आम दिनों के अंदर जो है इनकी तादाद 40 से 50 होती है, जो कि अब बढ़कर 150 से ज़ायद हो चुकी है। और जो पेशेंट लाए गए हैं अस्पतालों के अंदर उनमें जो है उल्टी, दस्त, पेट दर्द, डायरिया और मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो मुब्तला हैं। और इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये मरीज़ जो हैं ये वो जो कि आलूदा पानी पीने, गैर मियारी खुराक खाने की वजह से जो है वो इस हवाले जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए हैं। और इन्होंने और जो लोग हैं जो शदीद गर्मी है उसमें जो है एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने की वजह से शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि एक तो खाने पीने से पहले जो है वो सबसे पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है और शदीद गर्मी के अंदर सर को ढांप लेना चाहिए। शुक्रिया सलाहुद्दीन, आप हले से अपडेट कर रहे थे। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर अब्दुल गफूर शौरू, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं गैस्ट्रो की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, पेट दर्द और इस तरह की दीगर बीमारियाँ, और ये गंदा पानी जो पीने की वजह से, गंदी खुराक खाने की वजह से फैल रही हैं। तो इस पर गवर्नमेंट वहाँ पर क्या हिकमत अमली लिए हुए है? क्योंकि गर्मी की शिद्दत तो हर साल इसी तरह से होती है कराची शहर के अंदर, और फिर जो ठेले हैं, जो रेडी बान हैं, वो इसी तरह के मशरूबात और इसी तरह के गंदे पानी वाले जो स्टॉल्स लगाते हैं, उसके ऊपर से शहरी फिर मजबूरन पीने पर पीते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत भी होती है और प्यास भी बुझानी होती है। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली आपने जो बात की है, ये सब बीमारी हम इसको कहते हैं मैन मेड डिजीज है। ये अपने हाथ से बनाई गई है। उसमें बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो ये कि जो आपने बताया कि जो फल फ्रूट बेचने वाले हैं वो ऐसे जो सड़े गले जो फ्रूट बेच रहे होते हैं, वो गरीब लोग बेचारों की जो ताकत नहीं होती वो कभी कभार उनको खरीद भी लेते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। सब्जियां जो हैं वो गटर बागीचे से आती हैं, कहीं और से आती हैं, तो उनके अंदर भी ये कंटामिनेटेड बहुत चीज़ें होती हैं। इसके अलावा WHO की रिकमेंडेशन में मुताबिक तो सबसे अगर आपको बीमारी को ख़त्म करना है, पेट की या और बहुत सारी बीमारियाँ, तो आप पानी को साफ कर लें। तो पब्लिक हेल्थ का जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो तो यहाँ पे प्रायोरिटी पे है ही नहीं। उसके अलावा आपने क्या कि जो रेडी वाले हैं, आप देखिएगा कि कराची पूरा खुदा हुआ है, उसकी मट्टी जो भी है उस समय आजकल तरबूज जो ना काट के रखे जाते हैं और बेचने के लिए, और उसमें पूरी गंदगी जो ना वो शामिल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अलामात क्या हो सकती हैं गैस्ट्रो की, ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता किया जाए, घर पे ट्रीटमेंट करें या डॉक्टर से ही इलाज करवाना, रब्ता करना बेहतर होगा? देखिए, पहले सबसे अलामात तो बात है, पहले प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा है। बीमारी होने के बाद तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। उसमें यह है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होती है तो पेशेंट को एक तो डायरिया फीवर किस्म का हो जाता है, जिसको हम वाटरी डायरिया कहते हैं, पानी की तरह उनको मोशन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो ना वो वोमिटिंग उल्टी शुरू हो जाती है, और कभी कभार सर्दी के साथ बुखार भी आता है, जिसमें शदीद किस्म का दर्द होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हो जाता है पेशेंट को। तो उन सबसे बचने के लिए पहले तो आप ORS का इस्तेमाल करें। साफ पानी अगर मिल जाए, कहीं से मिलेगा तो मुश्किल है, क्योंकि आपके पास गैस भी नहीं है जिससे गर्म करके पानी पी सके। तो डॉक्टर से जरूर रुजू करें, क्योंकि अगर इसको डिहाइड्रेशन को आपने कवर नहीं किया तो ये हालात खराब हो सकते हैं और इसमें बहुत सारी डेथ भी होती है।
बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि इसके लिए फौरी क्या करना होगा? अगर कोई गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला हो गया, पेट दर्द हो रही है, उसके तो फौरी तौर पर कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा हर्बा जो घर पे आजमाते हुए उसके बाद डॉक्टर तक पहुंचे, क्या कुछ करना होगा? देखिए, मैंने यही कहा कि मेडिसिन तो ज़ाहिर है वो डॉक्टर देखेगा कि तभी पता चलेगा कि ये है किस किस्म का डायरिया। बाकी वो मेडिसिन तो हम बता देंगे, वो पेशेंट इस्तेमाल करना शुरू कर काउंटर जो परचेजिंग शुरू हो जाएगी और फिर वो भी एक इशू हो जाता है। लेकिन ये कि आप ORS का पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई हाइपरटेंशन पेशेंट नहीं है तो उसको कोशिश कीजिए। उसके अलावा और वो मशरूबात जो हैं वो उनसे ज़रा दूर है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, या वो कैफीन वाले बहुत सारे बोतलें वगैरह जो पीते हैं लोग अक्सर, उनसे दूर हैं। ठीक है। और खाने पीने में जो ना हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गफूर शोरूम मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल PM में, और हम उम्मीद करते हैं कि इसे जो शहरी देख रहे होंगे वो फ़ायदा उठाएंगे और जो ठेलों पर जो रेडी बान होते हैं उन पर जो आलूदा चीज़ें हैं, पानी है, गंदा मशरूबात हैं, उनसे परहेज़ कीजिए। अपने साथ पानी की बोतल लाजमी रखिए, जो कि साफ़ उबला हुआ पानी इस्तेमाल कीजिए ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके। और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।